हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार स्टूडेंट्स, यूपीएससी के मेंस के PYQ सीरीज में आपका दोबारा से स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा स्टडी IQ के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम अपने वीडियो सीरीज के 11वें भाग में 11वें एपिसोड में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वे टॉपिक है खाद्य सुरक्षा और संबंधित विषय। इस विषय पर अगर हम प्रश्नों की प्रकृति को देखें, प्रश्नों की फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे वर्ष 2024, 2022, 2021, 2019 और 2013 में प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब प्रारंभ में इसके प्रश्नों की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है वो कम थी, परंतु अब ये बहुत तेजी से बार बार रिपीट होकर के पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अब इस टॉपिक को ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 24, 22, 21, 19 पूछने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई है। तो ये टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब प्रश्नवार इसी टॉपिक को करते हैं। पहला प्रश्न आपका यह है कि भारत में स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। देखिए, आजकल ये वर्ष 2024 का यानी कि इसी वर्ष का प्रश्न है और आज आप देख रहे होंगे कि पिछले साल 1.5 साल से लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि लोग मोटे अनाजों का सेवन बढ़ाएं। श्री अन्न और इस तरीके से उस अनाज से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सरकारी आयोजनों में रखना, सरकार कई तरीके से प्रयास कर रही है। तो प्रश्न प्रासंगिक हो जाता है कि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा ही जाए। ठीक है, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास कर रही है, इस प्रश्न की स्वाभाविकता बढ़ जाती है। तो वास्तव में यह प्रश्न पूछना चाहता है आपसे कि स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, दो पहलुओं पर आपको देखना है कि मोटे अनाज वास्तव में स्वास्थ्य और पोषण के लिए कितने लाभदायक हो सकते हैं। तो प्रश्न को, जैसा मैंने आपको हमेशा बताया, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में। इंट्रोडक्शन में आप कुपोषण और स्वास्थ्य को लेकर के टिप्पणी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भारत में कुपोषण की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और किस प्रकार मोटा अनाज इसके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसके बाद आप मेन बॉडी में जाएंगे और इसके स्वास्थ्य के लिए और पोषण के लिए किस प्रकार यह अनाज फायदेमंद हो सकता है, अन्य किन मामलों में भी फायदेमंद हो सकता है, यह भी बताएंगे। और इसके साथ साथ यानी कि इसके लाभ विभिन्न वर्गों में, विभिन्न हितधारकों में आप बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप एक निष्कर्ष देंगे और निष्कर्ष में आप इसको जो SDG है उससे कनेक्ट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मोटा अनाज एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो एक सकारात्मक और फ्यूचरिस्टिक आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका उत्तर लिखना। सबसे पहले आप बताइए कि भारत में कुपोषण की स्थिति क्या है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 35.5% बच्चे अविकसित हैं। 30% महिलाएं जिनकी उम्र 15 से 49 साल के मध्य है, वे एनीमिया से पीड़ित हैं जो आयरन की कमी से होता है। और इसी के संदर्भ में अगर आप देखें तो FAO ने पोषक अनाज के रूप में मान्यता प्राप्त मोटे अनाजों को अत्यधिक पौष्टिक, सूखा प्रतिरोधी फसलें माना है जो देश में स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को समाधान करने की क्षमता रखती है। अब आप इसको पोषण और खाद्य सुरक्षा में लाभ बता दीजिए। सबसे पहले पोषण में इसका क्या लाभ है। तो मोटे अनाजों के साथ अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें बहुत मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे। तो ये आपके पोषण की कमियों को पूरा करता है। आयरन और कैल्शियम है, एनीमिया जैसी समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर हम देखें तो इसमें जो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो पाए ही जा रहे हैं, इसके साथ साथ इनका ग्लाइकेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। वास्तव में जो शुगर का पेशेंट है, आप जानते हैं भारत में बहुत बड़े पैमाने पर मधुमेह की बीमारी है, हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, उनमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप कम ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाला भोजन कीजिए। तो इसमें कम ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है और यह बहुत फायदेमंद होता है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें शुगर या डायबिटीज़ या हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ आप खाद्य सुरक्षा के नज़र से भी इसको कह सकते हैं। जो सूखे अनाज हैं वे सूखे और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं, जिससे ये भारत के वर्षा रहित और शुष्क क्षेत्रों में भी अच्छी
पैदावार दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं तथा छोटे किसानों की आजीविका में योगदान भी दे सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर इसका क्या लाभ है? स्वास्थ्य को लेकर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ग्लूटेन फ्री है और साथ ही साथ आपको बहुत सारे पोषक तत्व दे रहा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये ग्लूटेन फ्री है, पाचन में सहायता करेंगे और जठरांत संबंधी समस्याओं को भी रोकेंगे। ठीक है, इनके नियमित सेवन से आपको अच्छा पोषक तत्व मिलेगा। चूंकि इसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत ज्यादा है तो आप अनावश्यक मधुमेह से, मोटापे से आदि पीड़ित नहीं होंगे। अगला बड़ा फायदा इससे है सतत कृषि का। ठीक है, ये पर्यावरण अनुकूल है, इनमें कम पानी चाहिए, इनमें कम केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, तो ये बेहतर तरीके से, पर्यावरण अनुकूल तरीके से आपकी अनाज की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भले ही ये कॉस्टली लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में, दीर्घ अवधि में ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ये जैव विविधता और मृदा स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देंगे क्योंकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी बहुत कम यूज हो रहा है। अब ये छोटे किसानों के लिए भी फायदेमंद है। जो छोटे किसान हैं जिनके पास बड़ी जोत नहीं है, वे बेहतर तरीके से इसको बगैर ज़्यादा इक्विपमेंट के, बगैर ज़्यादा सुविधाओं के इस अनाज को उगा सकते हैं और इसे सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तो उनकी आय भी सुनिश्चित होगी। अब चूंकि हम इसके इतने फायदे बता रहे हैं तो हमें कुछ कमियां भी बतानी चाहिए, समस्याएं भी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी चुनौतियों की बात करते हैं। इसकी चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती है कम जागरूकता। लोग, जो भारत के लोग हैं, वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। मोटे अनाज की डिमांड आम कस्टमर में बहुत कम है। अगर आप देखें तो इसका मोटे अनाजों का कुल अनाज खपत में योगदान लगभग 6.7% है। अब आप सोचिए, इतनी कम डिमांड है तो जाहिर सी बात है इसका ज़्यादा उत्पादन करके आप कैसे फ़ायदा कमाएंगे। दूसरा, उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं अलग हैं। मतलब अगर आप देखें तो लोग सामान्य तौर पर फूड आइटम के लिए गेहूं और चावल पर डिपेंडेंट होते हैं, वे मोटे अनाजों पर डिपेंडेंट नहीं होते। तो जब तक लोगों की प्राथमिकताएं नहीं बदलेंगी, इसकी डिमांड नहीं बनेगी। तीसरी, इसकी आपूर्ति श्रृंखला भी कमज़ोर है। इसको जो खेत है वहाँ से लेकर मार्केट तक लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसके साथ साथ इनका उत्पादन भी कम होता है। अगर हम गेहूं और चावल जैसे फसलों को देखें तो इनमें इतने ज़्यादा प्रयोग और इतने ज़्यादा जो नवोन्मेष है वो हो चुके हैं कि इनका उत्पादन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा है। इनके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो मोटे अनाजों का जो उत्पादन है वो बहुत कम है। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे अगर प्रति हेक्टेयर गेहूं की पैदावार देखें तो ये 3 से 4 टन तक होती है, जबकि अगर हम मोटे अनाजों की पैदावार देखें तो प्रति हेक्टेयर 1 से 1.5 टन ही है। तो उत्पादन भी इनका कम है, आप उत्पादकता भी कह सकते हैं कि कम है। नीतिगत पूर्वाग्रह भी है, जैसे सरकार एमएसपी की घोषणा करती है तो एमएसपी में आपको क्लियर प्राथमिकता दिखाई देती है गेहूं और चावल की। मोटे अनाजों को उतनी प्राथमिकता दी ही नहीं जाती है एमएसपी की घोषणाओं के दौरान। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के साथ अब आप एक निष्कर्ष दीजिए और आप बताइए कि अगर आप मोटे अनाज के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, उत्पादन और उपभोग को बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत में पोषण सुरक्षा होगी, स्वास्थ्य सुरक्षा होगी। और अगर इसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग बना दें, मध्याह्न भोजन योजना का अंग बना दें और इसके लिए जागरूकता अपनाएं, तो निश्चित तौर पर ये भारत की इन आवश्यकताओं के लिए एक वरदान साबित होगा। इसके साथ साथ आप ये बता सकते हो कि ये SDG 2 और SDG 3 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होगा, जिससे देश में समग्र स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा में वृद्धि संभव हो। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछना चाहता है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है। तो प्रश्न सीधा और सीधा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS पर है। आपको इसमें यह बताना है कि इसके साथ सामने चैलेंजेस क्या हैं, इसकी चुनौतियां क्या हैं और कैसे हम इस प्रणाली को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं और इसके साथ साथ इसे पारदर्शी भी बना सकते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से अगर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन देना होगा, जिसमें आप बताइए कि PDS सिस्टम क्या है, सार्वजनिक वितरण
प्रणाली क्या है, और उसमें ही आप बताइए कि अगर जो चुनौतियां हैं उनको 2-3 शब्दों में बताते हुए किस तरीके से चुनौतियों से निपटा जा सकता है उनको भी 1-2 शब्द में बता दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर मेन बॉडी में जाइए, और मेन बॉडी में आपको 2 पार्ट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले पार्ट में आपको ये बताना है कि इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसके साथ चैलेंजेस क्या हैं, और उन चैलेंजेस को कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, उन चैलेंजेस को कैसे हल किया जाएगा और कैसे हम इसको और प्रभावी और पारदर्शी बना सकते हैं। इसके बाद आप एक निष्कर्ष दीजिए, और निष्कर्ष में आप बताएंगे कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो भारत जैसे देश के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और अगर इसको बेहतर इम्प्लीमेंट किया जाए तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में किस प्रकार सहायक होगी। इस प्रकार आप इस पूरे प्रश्न को कर सकते हैं। अब हम इसका आंसर शुरू करते हैं और आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जो हमारे देश की लगभग 60% आबादी को कवर करता है। इसकी जो लागत आती है भारत सरकार पर वो $1.45 ट्रिलियन है, और ये राष्ट्रीय आय का लगभग 1.4% है। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें बता दीजिए कि इसमें समस्याएं क्या हैं, जैसे लीकेज, भ्रष्टाचार, अक्षमता जैसी चुनौतियां हैं, जिन्हें हम डिजिटलीकरण, प्रौद्योगिकी एकीकरण और सख्त निगरानी जैसे कदम उठाकर पारदर्शिता को बढ़ा सकते हैं। तो इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए बेहतर इंट्रोडक्शन होगा, और पूरे प्रश्न का ये आइडिया भी दे रहा है कि आप किस दिशा में इस उत्तर को फ्रेम करने जा रहे हैं। आगे इस प्रणाली में जो चुनौतियां हैं उनकी बात करते हैं। तो चुनौतियों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती इसमें लीकेज और डाइवर्जन का है। बेसिकली इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। जो अनाज पहुंचना चाहिए गरीबों तक वो अनाज उतना पहुंचता ही नहीं है, और उसे पहले ही पहुंचा दिया जाता है मार्केट में। तो ये जो समस्याएं हैं, लीकेज और डाइवर्जन की समस्याएं हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, और ये लक्षित लाभार्थियों को लाभ नहीं दे पाती है। दूसरा, गलत लक्ष्य निर्धारण। कई बार ऐसा देखा गया है, प्रैक्टिकली भी ऐसा पाया गया है कि अनाज का वितरण तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो उसके योग्य नहीं हैं, जो वास्तव में उसके लिए क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, उनको अनाज का लाभ मिल जाता है, और जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उनका ना तो डॉक्यूमेंटेशन है और ना ही वो बहुत पहुंच वाले और प्रभावी हैं। तो गलत लक्ष्य तक अगर पहुंच रहा है कोई भी योजना तो वो लाभ नहीं दे सकती। इसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि किसको शामिल करना है और किसे बाहर करना है, ये चीज़ बहुत ही अच्छे से की जाए। और इसके साथ कमज़ोर बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कई टॉपिक्स में कि भारत में सबसे बड़ी समस्या आपकी है जो स्टोरेज की है, जो भंडारण की है। पहली बात, भंडारण बहुत पुराने तरीके के हैं, अपग्रेडेड नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, तो बहुत ही खराब है। परिवहन तंत्र भी हमारा उतना अपडेटेड नहीं है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना बेहतर नहीं है, वर्ल्ड क्लास नहीं है, तो वो भी हमारे लिए कॉस्ट ज़्यादा बनाता है, प्रॉफिट कम बनाता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसमें लॉजिस्टिक्स की कमी है, बुनियादी ढांचे की कमी है। इसके बाद पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें बहुत पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, ना तो प्रॉपर निगरानी होती है, ना ही इसमें ट्रैकिंग है, ना अकाउंटिंग प्रॉपर होती है। तो ये सारी समस्याएं इनके साथ रहती हैं। अब इसके बाद इसको प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, जब भी किसी चीज़ को इफेक्टिव बनाना है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनाना है, आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। जितनी चीज़ें भी हैं वो सब टेक्नोलॉजी से अपडेट करिए, टेक्नोलॉजी में उसको अपडेट रखिए और टेक्नोलॉजिकली उसको कंप्लीट करिए। वहाँ पर आप निगरानी बेहतर कर पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर पाएंगे, पारदर्शिता को सुनिश्चित कर पाएंगे। शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति जो बेनिफिशियरी है उसे नहीं मिल रहा है और वो शिकायत कर रहा है, तो उस शिकायत के लिए एक बेहतरीन शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। जहां पर समस्याएं हैं उन समस्याओं को पहचानना और उन्हें दूर करने के लिए एक बेहतर मैकेनिज्म आपको विकसित करना होगा। आधार से इनको लिंक किया जाना चाहिए, जो छूट गए हैं उन सबका भी लिंक होना चाहिए। और इसके साथ पारदर्शिता को और बेहतर करना चाहिए। लेखा परीक्षा प्रणाली यानी कि अकाउंटिंग सिस्टम और ऑडिटिंग सिस्टम, जैसे इसमें पब्लिक ऑडिट को भी शामिल किया जाना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का भी कार्य इसमें किया जाना चाहिए। जो
वर्ग हैं उन सारे वर्गों को, सारे हितधारकों को इसके संबंध में प्रशिक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। अब आप इसका एक निष्कर्ष दीजिए और निष्कर्ष में ये बताइए कि चुनौतियों का समाधान करने और सुझाए गए उपायों को लागू करने में भारत में सार्वजनिक वितरण प्रभावशाली और पारदर्शी हो सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लक्षित लाभार्थियों को उनका हक मिले और प्रणाली में भ्रष्टाचार में कमी आए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 पर जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर आधारित है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है? ठीक है, तो आपको इसका उद्देश्य बताना है और साथ ही साथ ये बताना है कि भूख और कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार इसके लाभ मिले हैं। तो प्रश्न लगभग मिलता जुलता सा ही है। आपको भूख और कुपोषण वाली चीज़ों पर बार बार प्रश्न आ रहा है, ये आपने ध्यान दिया होगा। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करेंगे, उसको एक आइडिया देंगे कि वो अधिनियम क्या है। फिर प्रश्न के प्रथम भाग में जाएंगे, उसकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे मुख्य भाग के फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में हम ये बताएंगे कि ये किस तरीके से भूख और कुपोषण को दूर करेगा। इसके बाद आप एक निष्कर्ष देंगे और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तत्वों की समाहिकता लेते हुए, उसको समाहित करते हुए आप बताएंगे कि ये भारतीय खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इन सब के साथ साथ भूख और गरीबी के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को इसे सुनिश्चित तौर पर बेहतर तरीके से डिलीवर करना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसका निष्कर्ष ड्रॉ कर देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए और बता दीजिए कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, उसका उद्देश्य देश की लगभग 2/3 आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस ऐतिहासिक कानून के लागू होने से खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया है। यानी कि हम कल्याण वाले जो दृष्टिकोण था उससे अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर मूव कर गए हैं। अधिकार आधारित दृष्टिकोण की तरफ हमने कदम बढ़ाया है। देखिए, कल्याण आधारित दृष्टिकोण और अधिकार आधारित दृष्टिकोण दोनों को थोड़ा सा एक लाइन में समझ लीजिएगा। पहले सरकार को ये जिम्मेदारी होती थी कि सरकार सबको सुविधा दे, ये कल्याण आधारित दृष्टिकोण है। लेकिन अब अगर इसको हम अधिकार आधारित दृष्टिकोण बना देते हैं तो इसका मतलब यह है कि जनता एज अ राइट इसको क्लेम कर सकती है, जैसे मनरेगा में है। ठीक है, तो ये कल्याण आधारित से अधिकार आधारित दृष्टिकोण की तरफ मूवमेंट है। अब इसके बाद इसकी प्रमुख विशेषताएं बता दीजिए। इसकी प्रमुख विशेषताओं में पहली चीज है कवरेज और पात्रता। ये बहुत ही व्यापक तौर पर जनसंख्या को कवर करता है। लगभग 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को इसके अंतर्गत सुविधा मिलने वाली है। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति माह दिया जाना है, लेकिन जो अंत्योदय परिवार है उस पूरे परिवार को 35 किलो अनाज प्रति माह दिया जाना है। तो इस तरीके से एक व्यापक पात्रता के साथ, व्यापक कवरेज के साथ ये योजना लाई गई है, ये अधिकार अधिनियम लाया गया है। दूसरा, परिवारों की पहचान। पात्र परिवार कौन से होंगे जिनको अनाज मिलना है, इसकी पहचान की जिम्मेदारी राज्यों को और संघ शासित राज्यों को दी गई है। इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण का भी इसमें कार्य किया गया है। जैसे अगर कोई भी परिवार है उसमें 18 वर्ष की से ऊपर की कोई भी महिला जो सबसे एजेड है, 18 वर्ष से ऊपर वाले ग्रुप में सबसे एजेड है, उसी को परिवार का मुखिया माना जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन सबके लिए ये प्रावधान किया गया है कि उनको 6,000 रुपये तक का भत्ता दिया जाए, मातृत्व लाभ दिया जाए। और पोषण सहायता, जिसमें बच्चों के लिए, जो बच्चे 6 महीने से लेकर 14 साल तक हैं, उनकी पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको पोषण की प्रावधान किए जाएं। इसके साथ साथ इसमें जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है। और साथ ही साथ इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके लिए सामाजिक लेखा परीक्षा, सतर्कता समितियों की स्थापना, पीडीएस रिकॉर्ड का खुलासा आदि के संबंध में प्रावधान है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, ये अधिकार है। मतलब अगर लाभार्थियों को खाद्यान्न और भोजन नहीं मिल रहा है तो वे उसके बदले भत्ता मांग सकते हैं। तो इस प्रकार इस अधिनियम में बहुत अच्छे प्रावधान हैं और ये किस प्रकार से भूख और कुपोषण को खत्म करेगा आपको यह भी बताना है। तो आप ये बता सकते हैं कि सबसे पहले तो एक यूएन की रिपोर्ट है जो कहती है 2006 से 2019 के बीच भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में 60 मिलियन
की कमी आई है, 60 मिलियन की कमी आई है। दूसरा, FAO ने 2021 की रिपोर्ट में कहा है कि कुपोषण भारत में 22% से घटकर 15% हो गया है। ठीक है, तो और क्या भूमिका हो सकती है इसकी कुपोषण और भूखमरी को दूर करने में? पहली चीज, खाद्यान्न तक बेहतर पहुंच हो जाएगी गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, और इनसे उनकी पोषण स्तर पर सुधार होगा। दूसरा, अगर हम लगभग 75% आबादी को भोजन की सुरक्षा दे देते हैं तो उनकी आय संबंधी असुरक्षा भी कम हो जाएगी। ठीक है, वास्तव में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी आय का एक बड़ा पोर्शन चला जाता है उसकी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में। अगर उसकी खाद्य आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो थोड़ी बहुत जो इनकम की इंस्टेबिलिटी है उसको वो झेल सकता है। तो व्यापक कवरेज मिलने से क्या होगा? आय संबंधी झटकों के प्रति लचीलापन रहेगा। तीसरी चीज क्या है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन 38% से घटकर 35% हो गया है। तो बच्चों के पोषण का सीधा आपको डेटा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि गर्भावस्था के दौरान वेतन हानि की स्थिति में भरपाई के लिए मौद्रिक मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। और इस तरीके से इस अधिनियम के द्वारा भूखमरी और कुपोषण के संबंध में कई सारे सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। अब आप इसका एक निष्कर्ष दीजिए और ये बताइए कि ये एक बहुत बड़ी और वरदान जैसी योजना है जो भारत में भूखमरी को, जो भारत में बीमारी को, कुपोषण को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन इसमें और भी सकारात्मक सुझाव और सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ साथ भारत में आप बता सकते हैं कि अभी भी भूखमरी है। बड़े पैमाने पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आप कोट ले सकते हैं यहाँ पे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति हमारे पड़ोसियों से भी खराब है। हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, उनमें एनीमिया की दर अभी भी बहुत ज़्यादा है। और इन सब को ठीक करने के लिए इस प्रकार का अधिनियम बेहतर काम कर सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर का कंक्लूड कर लीजिए और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अनाज वितरण प्रणाली की अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। तो अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, इसमें कुछ भी आपसे घुमा के नहीं पूछा गया है। वर्ष 2019 का प्रश्न है। तो आपको बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करनी है और उसमें क्या क्या सुधार सरकार ने किए हैं उसकी बात करनी है। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है? आपको इंट्रोडक्शन में जो PDS है, जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके बारे में जानकारी देनी है और किस प्रकार और इसके किन उद्देश्यों से इसको शुरू किया गया आप बता सकते हैं। अब मुख्य भाग में आएंगे और मुख्य भाग में आपको केवल और केवल बताना है कि सरकार ने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स बताए हैं और उसके बाद आपको कंक्लूजन में आना है। और कंक्लूजन में केवल और केवल, देखिए सिंपल प्रश्न है, आसान प्रश्न है और बहुत ही सिंपल आंसर भी है इसका। तो उसके बाद आपको कंक्लूजन में आना है और कंक्लूडिंग पार्ट में आपको यह बताना है कि इन कदमों को उठाया गया है और इन कदमों के बावजूद हमें इसे और प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। बेसिक जो थीम है आपको यही रखनी है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे लगभग 2/3 आबादी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सब्सिडी वाले अनाज उपलब्ध कराने का कानूनी अधिकार दिया गया है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रायोजित दुकानों की एक श्रृंखला है जिसका काम सरकार समाज के जरूरतमंद वर्गों को बहुत सस्ते दामों पर बुनियादी खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं वितरित करना है। ठीक है, इसमें गेहूं, चावल, केरोसिन, चीनी आदि चीजें वितरित की जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था PDS का? पहला, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं सस्ते और रियायती मूल्य पर उपलब्ध हो जाएं। दूसरा, खाद्य सुरक्षा में किसी भी आवश्यकता से निपटने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाए। और तीसरा, जनसंख्या की न्यूनतम पोषण स्थिति को बनाए रखा जाए। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं। इसके बाद आप बताएंगे PDS संबंधी मुद्दे क्या हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे इस पर हम लोगों ने अभी चर्चा भी की थी कि इसमें परिवारों की गलत पहचान की गई है, वितरण प्रणाली में लीकेज है, ये वित्तीय रूप से अक्षम है, भंडारण क्षमता में कमी है और पहले भी जो टॉपिक किए थे आप उन टॉपिक्स को भी मुद्दों में शामिल कर सकते हैं। अब आपको बताना चाहिए कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सरकार अनाज को खरीदेगी। तो खरीद के लिए जो सरकार है उसने FCI को
ये काम दे रखा है कि वो एफसीआई पूरे देश में और हर राज्य के हर समूह के राज्यों से अनाज की खरीद करे। ठीक है, इसमें मुख्य तौर पर पूर्वी राज्यों के लिए भी सरकार ने प्रयास करने प्रारंभ किए हैं। दूसरी चीज, कंप्यूटरीकरण किया गया है पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। न्यायमूर्ति बाघवा समिति की रिपोर्ट में खाद्यान्नों का दुरुपयोग रोकने और राशन की दुकानों पर लाभार्थियों की आसान पहचान के लिए कंप्यूटरीकरण की सिफारिश की गई थी। तीसरी चीज, सार्वभौमिक पीडीएस सिस्टम लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तमिलनाडु में सार्वभौमिक पीडीएस लागू किया गया है जिसमें हर परिवार को सब्सिडी वाला भोजन मिलता है। इस तरह से बहिष्करण और समावेशन संबंधी त्रुटियों को रोकने में सफलता मिलती है। तो सरकारें अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग प्रयास कर रही हैं। तमिलनाडु में सबको पीडीएस सिस्टम में शामिल किया गया जिससे ये ना हो कि कौन वंचित रह गया और किसे गलत फायदा मिल गया। डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राशन कार्डों का डिजिटलीकरण, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग आदि किया गया है जिससे लक्षित सार्वजनिक प्रणाली को बेहतर आईटी उपायों के साथ अपनाया जाए। ठीक है, जो डिलीवरी हो रही है उसकी भी जीपीएस ट्रैकिंग की जाए। वेब आधारित नागरिक पोर्टल का उपयोग किया जाए जिससे जहां पर लोगों को समस्या हो रही है उसको जाना और हल किया जा सके। इसके साथ साथ पीडीएस में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का भी कार्यान्वयन किया जाता है, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में इसकी पायलट परियोजनाएं चल रही हैं कि आप अनाज मत दीजिए, सीधे कैश दे दीजिए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कर दीजिए। भंडारण सुविधाओं में सरकार ने सुधार किया है। तो ये सभी सरकार ने प्रयास किए हैं अपनी तरफ से। अब आप इसके कंक्लूजन की ओर बढ़िए और बताइए कि इसमें फ्यूचर क्या हो सकता है और क्या सरकार को करना चाहिए। आप चाहें तो इस आगे के बढ़ने का रास्ता जो हमने अलग से लिखा है इसको आप मेन भाग में ही ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसको कंक्लूजन का पार्ट बना सकते हैं। दोनों तरफ इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेम किया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए और खाद्यान्न की होम डिलीवरी को भी सुनिश्चित किया जा सकता है भविष्य में। ठीक है, तो अब आ जाइए कंक्लूजन के पार्ट पर। और कंक्लूजन के पार्ट में आप बताइए कि भारत में खाद्य सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारत में प्रॉपर खाद्य सुरक्षा नहीं मिलेगी तो जनांकीय लाभांश का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। हमारी युवा आबादी अगर कमज़ोर होगी तो वो उत्पादक भी नहीं होगी। तो आप बता सकते हैं कि जनांकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है और इसको एक महत्वपूर्ण खाद्य वितरण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में अन्य राज्यों के सर्वोत्तम प्रभाव से सीखने के लिए राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को भोजन उपलब्ध कराने और वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार करने के लिए पीडीएस का कुशल संचालन बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा बिल में भारत में भूख और कुपोषण के विलोपन की आशा है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन में विभिन्न आशंकाओं का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। विभिन्न आशंकाओं का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि विश्व व्यापार संगठन में इससे कौन सी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। देखिए, जो प्रश्न का पहला पार्ट है वो पार्ट आपने 2-3 बार अभी किया है, जहां पर आपने किस प्रकार से ये भूख और कुपोषण को खत्म करेगा खाद्य सुरक्षा बिल, उसको लेकर के आप चर्चा कर चुके हैं और किस प्रकार से उसको लेकर के समस्याएं हो सकती हैं उस पर भी आपने चर्चा किया है। लेकिन इस प्रश्न में एक पार्ट और जोड़ दिया गया है जो महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण पार्ट क्या है कि विश्व व्यापार संगठन में इससे कौन सी चिंताएं हो रही हैं ये भी आपको बताना है। उसके कंसर्न क्या है उस पर भी आपको बात करनी है। तो हम पूरे प्रश्न को हल करते हैं और सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे जहां पर आप बताएंगे कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो किस प्रकार से हमारे लिए भूख और कुपोषण को खत्म करता है, किस प्रकार ये एसडीजी से जुड़ता है। इस प्रकार आप एक इंट्रोडक्शन फ्रेम करेंगे। फिर आप मेन बॉडी में जाएंगे और उस मेन बॉडी में आप बताएंगे कि किस प्रकार से हम इस भूख और कुपोषण से लड़ रहे हैं इस कानून के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, और इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तदुपरांत आप बताओगे कि विश्व व्यापार संगठन को इसमें क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, क्या उनकी आशंकाएं हो सकती हैं, वे बताएंगे। और उसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे जिसमें भारत के स्टैंड को जस्टिफाई करेंगे, जहां पर आप बड़े पैमाने पर खाद्य सुरक्षा बिल के माध्यम से, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से लोगों को खाद्य और पोषण की सुरक्षा देंगे। तो इस प्रकार आप अपने पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो
हम सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देते हैं। फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करते हैं कि भारत की युवा बच्चों का एक बड़ा हिस्सा खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है, जिसके विकास और भविष्य की भलाई के बारे में चिंताएं पैदा करता है। शून्य भूख के सतत विकास सूचकांक यानी कि SDG 2 को प्राप्त करने के लिए भारत को खाद्य असुरक्षा को खत्म करने और सभी को पौष्टिक आहार तक सस्ती पहुंच बनाने के लिए रणनीतिक पहल करनी चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य देश की लगभग 2/3 आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो। इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी में आते हैं, किस प्रकार ये भूख और कुपोषण को खत्म करेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि भारत में अभी मैंने आपको डेटा भी दिया था कि 2006 से 2019 के बीच में कुपोषित लोगों की संख्या में 60 मिलियन की कमी आई है, ये UN की रिपोर्ट कहती है। इसके साथ साथ खाद्यान्न की बेहतर उपलब्धता गरीबों और वंचितों के बीच भुखमरी की समस्या को हल करती है। 2/3 आबादी के व्यापक कवरेज से ग्रामीणों की आय संबंधी झटकों के प्रति लचीलापन बढ़ा है। ये सभी मुद्दे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, आप इनके साथ और चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। अब विश्व व्यापार संगठन की आशंकाओं को और चिंताओं के बारे में बात कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो प्रभावशाली विकसित देश हैं वो सरकार द्वारा कृषि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने से वे मानते हैं कि इससे उत्पादों की कीमतें नियंत्रित रहती हैं और जिससे बड़े प्रोड्यूसर को, बड़े कोऑपरेटिव्स को नुकसान होता है। दूसरी चीज़, सरकार न केवल कृषि उत्पाद बल्कि खाद्यान्न खरीदती है, जिसे वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 2/3 आबादी को दे देती है। तो इससे क्या होता है कि जब उन्हें फ्री का अनाज मिल रहा है तो वे कंपनियों से, प्रोड्यूसर्स से अनाज नहीं खरीद रहे होते हैं, तो उनके संभावित ग्राहक खत्म हो जाते हैं और साथ साथ गरीबों को शोषणकारी कीमतों से भी सुरक्षा प्राप्त होती है। तीसरी चीज़, इस नीति के कारण सरकार कृषि पर नियंत्रण रखती है, तो बदले में बड़ी कंपनियों को इस संबंध में केंद्रीय भूमिका निभाने से रोकती है। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि ये चुनौतियां हैं जो विश्व व्यापार संगठन देखता है सब्सिडी के सामने, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सामने। अब आप इसका निष्कर्ष दीजिए और बताइए कि हमें यह समझना होगा कि WTO के नियम कृषि अर्थव्यवस्थाओं, किसानों और उपभोक्ताओं के मदद के लिए नहीं बनाए गए थे। यदि WTO में कथित रूप से व्यापार विकृत सब्सिडी के खिलाफ आम सहमति बनती है तो भारत को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खाद्य विधेयक ने खाद्यान्नों तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। हालांकि ज़रूरत सिर्फ खाद्य सुरक्षा की नहीं बल्कि पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ने की है और इसके अलावा खाद्य विधेयक के क्रियान्वयन में संरचनात्मक बाधाओं को प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर ठीक किया जाना चाहिए। इस प्रकार जब आप एक निष्कर्ष देते हैं तो एक बहुत ही संतुलित निष्कर्ष होता है और प्रश्न की मांग को पूरा भी करता है। तो इस प्रकार आपने आज के सारे प्रश्न किए, इस टॉपिक से आए हुए सारे प्रश्न किए। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्नों के उत्तर समझ आए होंगे, इन्हें लिखने की शैली आपकी विकसित हो रही होगी और अब तक आपने प्रैक्टिस भी अच्छे से शुरू कर दी होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लगातार आप तैयारी करते रहिए, क्वेश्चन आंसर्स करते रहिए। इस पूरे सीरीज़ में हम आपको पूरा UPSC के PYQ में पार्ट जो पेपर 3 है उसका इकोनॉमी सेगमेंट कवर करा देंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।